हेलो हेलो। कैसे हैं प्यार बच्चों? तो बच्चों, आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद वो स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रांस की क्रांति के बारे में। और फ्रांस की क्रांति का जो आप देखिएगा, जो इसमें तीन क्रांति होगी, जो तीन क्रांति के बारे में जो चर्चा किया जाएगा, उसमें से हम लोग फर्स्ट क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे इस कक्षा में। और फर्स्ट क्रांति का बात कीजिएगा तो वो 1789 में हुआ था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतिहास के इस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इतिहास में आप ये पढ़िएगा तो ये आपको कहिएगा तो विश्व इतिहास के बारे में ये बताता है आपको, है ना। क्योंकि आप जब नाइन्थ और टेंथ के इतिहास का अध्ययन कीजिएगा तो नाइन्थ और टेंथ के इतिहास में आपको विश्व इतिहास के बारे में ही बताया गया है। और आप इसमें विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ही पढ़िएगा, है ना। आप वो मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल और मॉडर्न। ये हिस्ट्री आपको सिक्स सेवेंथ और एट्थ ये तीनों क्लास में पढ़ने होते हैं। और नाइन्थ टेंथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने होते हैं। और आपका टेंथ का फर्स्ट नंबर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में राष्ट्रवाद का जो पहला टॉपिक है उसको हम अध्ययन करेंगे। उससे भी पहले हम लोग इतिहास के बारे में कुछ अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतिहास किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। और जो आगे जो टॉपिक आएंगे सबका आपको एक छोटो जैसे मान लीजिए हर टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। ये नहीं कि हाँ वन शॉट में ही ख़त्म करा दिए, नहीं। आपका हर टॉपिक, और मान लीजिए कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होते हैं तो उस टॉपिक पर ही खाली आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। वन शॉट में होता था कि जब उसको ढूंढना पड़ता था, यहाँ ढूंढना नहीं, हर टॉपिक को आपको यहाँ वीडियो अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यही है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इतिहास में हम लोग किसके बारे में हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग का टॉपिक क्या है आज का, तो टॉपिक नेम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक नेम हुआ हम लोग का हो जाएगा आज का टॉपिक नेम। टॉपिक पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इतिहास क्या है, यानी इतिहास क्या है यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक हम लोग का होगा बुआ राष्ट्रवाद के बारे में। और राष्ट्रवाद कहाँ, तो वह यूरोप में। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग का होगा बुआ फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में हम लोग वह देखेंगे, इसमें प्रथम क्रांति फ्रांस का, यानी 1789 का जो प्रथम क्रांति हुआ था फ्रांस में, किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, क्रांति का कारण क्या था, क्रांति का परिणाम क्या निकला, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। चौथा वो हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन का उदय, ठीक है। तो खासकर इस टॉपिक का बात की जाए इस वीडियो में आपको मिलेंगे फ्रांस की क्रांति में, है ना। ये सभी चीज़ आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में जोर दिया गया है किसके बारे में, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में। अगला टॉपिक होंगे, अगला वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इतिहास है क्या। तो देखिए, इतिहास इतिहास किसे कहते हैं तो आप लोग जानते हैं इतिहास हम लोग किसे कहेंगे। कहता क्या है, जो बीती हुई घटना, यानी जो घटना पीछे बीत चुका होता है, बीती हुई घटना या अतीत का अध्ययन आप कह सकते हैं। जो घटना घटित हो चुका है, और एक और बात, जब घटित होगा तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए। प्रमाण मतलब जो साक्ष्य भी उपलब्ध हो उसके, उसे आप क्या कहिएगा, इतिहास कहिएगा। तो इतिहास क्या कहता है बुआ, जैसे समय का बीत जाना ही क्या कहलाता है, इतिहास। या आप क्या बोल सकते हैं, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास, ठीक है। या आप एक और आप बोल सकते हैं, जो बीती हुई घटनाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इतिहास। क्योंकि इतिहास में आप बीती हुई घटनाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे, है ना। उसमें आप कोई आने वाली घटनाओं के बारे में नहीं, जो पीछे बीत चुका होता है, जो पास्ट होता है, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे इसमें। उसे क्या बोलेंगे, इतिहास यानी हिस्ट्री बोलेंगे। और दूसरा नंबर बात क्या कर रहा है, जिसके साक्ष्य भी मिलना चाहिए, इसके साक्ष्य भी हो, प्रमाणित भी हो, जो हाँ ये घटना घटी है। घटना जैसे मान लीजिए 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ। कब, 1947 में। तो ये प्रमाणित है कि अपना भारत 1947 में आज़ाद हुआ, है ना। स्वतंत्र प्राप्त
किया, है ना, तो ये प्रमाणित है। आप इसको इसको कहाँ पढ़ेगा, इतिहास में पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं दूसरा क्या कहता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता कौन है। तो आप लोग जानते हैं इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। कौन हो जाएंगे बुआ, हेरोडोटस, जो आप ये पीछे देख रहे हैं यही है हेरोडोटस बाबा। ठीक है, तो याद रखने आपको क्या, जो इतिहास किसे कहते हैं, तो समय का बीत जाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और जिसका साक्ष्य भी मिलना चाहिए, ये कि किसके अंतर्गत आएंगे, तो इतिहास के अंतर्गत आएंगे। एक और चीज, इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे, तो हेरोडोटस हो जाएंगे। ये दो चीज आपको याद रखना है इतिहास के बारे में। जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीज आपको याद होने चाहिए। और आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा तो आप जानिए कि इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इनको बांटने का कार्य का बात कीजिएगा, जो इन तीनों को बांटने का कार्य किसको जाता है, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, बांटा कौन। तो एक विद्वान थे और उस विद्वान का नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या नाम था, क्रिस्टोफ सेलियरस। उन्होंने पढ़ने में सुविधा हो, इतिहास को पढ़ने में सुविधा हो, इसको लेकर इतिहास को 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन थे, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये 3 भागों में बांटा। क्यों, क्योंकि पढ़ने में सुविधा हो, इसको लेकर के बांटा था क्रिस्टोफ सेलियरस ने। और कई सारे विद्वान थे, कई सारे विद्वानों ने अध्ययन किया। और कुछ विद्वान का यही था कहना जो इतिहास विज्ञान है। और कुछ विद्वान में से वो विद्वान थे ब्यूरी। ब्यूरी नामक विद्वान ने क्या कहा था, इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा, न कम और न ज़्यादा, ये बताया था उन्होंने। और एक विद्वान थे जो इतिहास के बारे में बताया, जो इतिहास को संप्रदाय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल या ईसाई काल, आप उसको बोल सकते हैं। हिंदू काल को उन्होंने प्राचीन काल से डिनोट किया, यानी प्राचीन काल को बताया। वहीं आप दूसरा बात कीजिएगा, जो मध्यकालीन को मुस्लिम काल से डिनोट किया। और जो आधुनिक काल था वो आधुनिक काल को उन्होंने ईसाई या ब्रिटिश काल से डिनोट किया, जो भारत के इतिहास को बताता है ना। तो ये चीज को बताया किसने, तो संप्रदाय के आधार पर जेम्स मिल ने बताया। जेम्स मिल ने उन्होंने बताया जो संप्रदाय के आधार पर 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। ठीक है, और दूसरा बात की जाएगी इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोर ह जोर आस। और इसका शाब्दिक अर्थ का बात कीजिएगा तो इति जोर ह जोर आस का शाब्दिक अर्थ होता है जो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, है ना, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, यानी कोई भी घटना होगा वो निश्चित रूप से हुआ था। अब निश्चित रूप से हुआ था तब तो उसका प्रमाण तो मिलेगा, और जब प्रमाण मिलेगा तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो इतिहास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इतिहास के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखने हैं, इतिहास के भाग के बारे में हम लोग को देखने हैं। इतिहास के भाग का बात किए तो इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप एक जानिएगा विश्व इतिहास के बारे में, है ना, एक भारत का इतिहास आप लोग पढ़िए। विश्व इतिहास में आपको देखने को मिलेगा जो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपके विश्व इतिहास के अंतर्गत ही आएंगे। आपको अभी बताएं जो 9th और 10th का जो हिस्ट्री है उसमें आपको विश्व इतिहास के बारे में ही पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है। आप 6 जब 6ठा क्लास पढ़िएगा तो 6ठा क्लास में आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अगर 7वां क्लास, आप 7th क्लास में जाइएगा तो आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। और जब आप 8 में जाइएगा तो 8 में आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। और जब आप 9th और 10th में जाइएगा, 9th और 10th में, तब आपको विश्व इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे क्रम पढ़ाए जाते हैं इतिहास का, है ना। प्राचीन इतिहास का आप 6 में पढ़िएगा, 6 में, ये आप 7th में पढ़िएगा और ये 8 में पढ़िएगा। ठीक है, बताया क्या जा रहा है जो प्राचीन ये विश्व इतिहास के बारे में, जो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपके विश्व इतिहास के ही अंतर्गत आएंगे, क्योंकि विश्व का चर्चा किया गया है यहाँ। यूरोप यानी वो अदर कंट्री का, जब अदर कंट्री अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे तो विश्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा कहता है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये आप जो 2-3 चैप्टर आप देख रहे हैं इतिहास के, क्लास 10th के जो आप पढ़ रहे हैं, ये सब तीनों चैप्टर आप कहिएगा तो ये क्या है, विश्व इतिहास है। एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तो वो आपको भारत के आ जाएंगे, है ना। ये आपको याद रखना है।
इतिहास के बारे में अभी आपको बताइए, इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसको इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो पढ़ने में सुविधा हो इसको लेकर बांटे थे। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण युग के बारे में, या मतलब जो भी साक्ष्य मिले, पुराने साक्ष्य का खोज आपको इसी में हुए थे। और इसी प्राचीन भारत के इतिहास को डिनोट किया जाता है हिंदू काल से, क्योंकि इसी में वेद, पुराण, उपनिषद सबका अध्ययन किया जाता है। वही दूसरा बात कीजिएगा वो किसका, तो मध्यकालीन का। मध्यकालीन यानी मुगलों का शासन था, मुगल काल था। मुगल काल यानी अकबर और बाबर के बारे में, आदि सब के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये सब का बात की जाए तो ये धर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये मुस्लिम काल को डिनोट करता है, मध्यकालीन। ठीक है। तीसरा का बात चर्चा कीजिएगा, वो तीसरा कौन है, तो आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको वो, अब देखिएगा देश स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे, कांग्रेस के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, तो आदि और सब बारे में आपको इतिहास में पढ़ने पड़ेंगे, यानी आधुनिक इतिहास में। और इसमें शासन का बात कीजिएगा, शासन किसका था, तो ब्रिटेन का। तो आप इसको ब्रिटिश काल या ईसाई काल से भी आप डिनोट कर सकते हैं इस काल को। तो क्या ये आपको अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ते, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, हम लोग का सबसे अच्छा टॉपिक है महाद्वीप। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले महाद्वीप के बारे में समझ लेते हैं। ये यूरोप है, वो कोस यूरोप है। इस यूरोप महादेश में कितने आपको देश आएंगे? आप यूरोप को महाद्वीप भी बोल सकते हैं या महादेश भी बोल सकते हैं। टोटल आप बात कीजिएगा महाद्वीप की, तो टोटल महाद्वीप की संख्या हुआ 7। पहले हम सातों से पहले हम द्वीप के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो कहता क्या है, महाद्वीप क्या है, ये क्या है। तो देखिए पहले द्वीप के बारे में देख लेते हुआ, जो एक होते हैं प्रायद्वीप, दूसरा बात की जाए तो होते हैं द्वीप, और तीसरा बात की जाए तो होते हैं महाद्वीप। ठीक है। प्रायद्वीप आप किसे बोलिएगा, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, यानी 3 भाग जल से घिरा हो और 1 भाग स्थल से घिरा हो, यानी जमीन से घिरा हो, उसको आप क्या बोलिएगा, तो प्रायद्वीप बोलिएगा। जो कि अपना भारत है, आप देख रहे हैं ये 3 भाग से क्या हुआ, इधर से भी और इधर, यानी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से पानी से घिरा, और उत्तर भाग स्थल से घिरा हो, ये क्या कहलाएंगे, प्रायद्वीप कहलाएंगे। कहता क्या है, जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे आप क्या बोलेगा, प्रायद्वीप बोलेगा। जो कि भारतीय प्रायद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से क्या हुआ, तो लगता है, यानी तीनों तो जल से ही लगता है, ये क्या कहलाएंगे, प्रायद्वीप कहलाएंगे। समझे। दूसरा द्वीप, द्वीप किसे कहेंगे, बहुत आप जानते हैं कि चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको आप क्या बोलिएगा, द्वीप बोलिएगा। मान लीजिए ये स्थल का भाग है, और ये स्थल का भाग चारों तरफ से किससे घिरा होता है, तो द्वीप से, यानी जल से घिरा होता है। जब जल से घिरा होता है तो इसको आप क्या बोलिएगा, द्वीप बोलिएगा। अब महाद्वीप किसको बोलिएगा, तो महाद्वीप जो आता है वो जो स्थल मंड का बड़ा भूभाग, यानी स्थल मंड का बड़ा भूभाग जो किससे घिरा होता है, तो जल से ही घिरा होगा बुआ, चारों तरफ से जल से घिरे होंगे। लेकिन इसका स्थल का भाग बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये आप स्थल का भाग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्थल का भाग है, और चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, पानी से घिरे हैं, यानी जल से घिरे हैं। तो ये क्या कहेंगे, महाद्वीप। महा मतलब बड़ा, द्वीप महाद्वीप कहलाएगा। ठीक है। ये बड़ा द्वीप, ये छोटा द्वीप, जो छोटा भाग गिरा होता है उसको आप द्वीप गिरा, और जो बहुत सारा भाग गिरा होता है उसको महाद्वीप बोलेगा। तो क्या ये आपको द्वीप के बारे में समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखने हैं महाद्वीप के बारे में। तो बात कीजिएगा विश्व में टोटल महाद्वीप की संख्या कितनी है, तो कितना है वो 7, यानी 7 है महाद्वीप की संख्या। इसमें से पहला का बात कीजिएगा तो पहला आपके एशिया हो जाएंगे, कौन रहेंगे वो, एशिया महाद्वीप या एशिया महादेश बोलिएगा। दूसरा नंबर बात कीजिएगा, दूसरा हो जाएंगे वो अफ्रीका, कौन रहेंगे, अफ्रीका। तीसरा नंबर बुआ बात किया, तीसरा नंबर आपके हो जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका, कौन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। चौथा बात कीजिएगा तो दक्षिणी अमेरिका। पांचवा बात कीजिएगा तो अंटार्कटिका। ठीक है। और छठा बात कीजिएगा तो आपको जाएंगे यूरोप, रहेंगे वो यूरोप। और सातवां बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ओशिनिया आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये टोटल आपके क्या हो जाएंगे, तो 7 महाद्वीप हो जाएंगे। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हो जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। बात कीजिएगा तो बुआ ये आपके हो जाएंगे एशिया,
यूरोप, ये सब आपके यूरोप के क्षेत्र आ जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे एशिया, यूरोप, ये अफ्रीका हो जाएंगे आपके, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, और ये आपके ओशिनिया कहला जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हो जाएंगे। ठीक है, चर्चा क्या करता है, जो भारत, भारत अपना किस महाद्वीप में है, तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप तो वो हो जाएंगे एशिया ही हो जाएंगे। सभ्यता का पालना एशिया। ठीक है, उसके बाद यूरोप में क्या कहता है, जो यूरोप में कौन कौन से देश तो आपको याद रखना, यूरोप में आपको 44 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 44 देश। इसमें से कुछ देश का बात कीजिएगा तो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, और बात कीजिएगा तो ये जर्मनी हो गया, इटली हो गया, है ना, वर्षा हो गया। तो ये सब देश आपके इसमें आएंगे तो यूरोप महादेश में आएंगे, यानी यूरोप महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है यूरोप के बारे में, है ना। तो क्या आपने महाद्वीप को अच्छे से समझ पाया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद तो आ गया टॉपिक। अब राष्ट्रवाद को हमको समझने हैं, जो राष्ट्रवाद हम किसे बोलेंगे, है ना। तो राष्ट्रवाद को समझने से पहले पूरा हम लोग देख लेते हैं राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र, पहला देख रहे हैं राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र वो है जो इतिहास सजा करता है इसको, जो इतिहास सजा इतिहास और सजा दुख यानी सुख, राष्ट्र की नींव। यानी राष्ट्र मतलब होता क्या है, वो है तो एक देश होता है। क्या होता है, आप राष्ट्र को देश के जोड़ सकते हैं, यानी आप राष्ट्र को देश कह सकते हैं, है ना। राष्ट्र को आप क्या कह सकते हैं, तो देश कह सकते हैं, है ना। राष्ट्र मतलब देश, और वाद मतलब लगाव, लगाव, यानी देश के प्रति लगाव या देश के प्रति लगाव या भावना को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। कहाँ का क्या कहते हैं वो, तो राष्ट्रवाद। और यही देश के प्रति भावना, प्रेम या लगाव की भावना जो होते हैं वो कहाँ जगी, तो यूरोप में जगी, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो कहता क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद के बारे में, जो अपने देश के प्रति, क्या बोले, अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम व लगाव का होना ही क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। जो अपने देश के प्रति, जो अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम, लगाव, और जो भी होते हैं प्रेम और लगाव होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्रवाद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है राष्ट्रवाद के बारे में। जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को ही क्या बोलिएगा आप, तो राष्ट्रवाद बोलिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। बात राष्ट्रवाद के बाद हम लोग को समझने हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, है ना। फ्रांस की क्रांति, यानी आपको इसमें बताया क्या जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। और 1789 में आप जानते हैं क्रांति हुआ था, कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस को क्या क्रांति, तो प्रथम क्रांति था। तो आपको याद रखना 1789 की क्रांति, यानी फ्रांस का पहले ये क्या था, तो पहले क्रांति था, जिसमें राजा के प्रति क्या था, वफादार, यानी इसमें राजा निरंकुश था। अब वफादार बताया गया है, इसमें राजा क्या हुआ, तो निरंकुश था। उससे पहले हम लोग क्रांति और युद्ध के बारे में समझ लेते हैं। क्रांति होता क्या हुआ, जो अपने ही राजा का क्या करना, विरोध करना, ये क्या कहलाएगा, क्रांति कहलाएगा। जो अपने ही राजा का क्या करना, विरोध करना। दूसरा बात कीजिएगा तो कहता क्या है, जो एक देश दूसरे देश से क्या करता है, युद्ध लड़ता है, उसे आप क्या बोलेगा, तो युद्ध। जैसे युद्ध में आप ये नहीं कह सकते थे राजा के साथ आप युद्ध लड़ रहे, जनता लड़ रहा है, तो उसको आप ये नहीं, जो अपने ही देश में लड़ रहे थे आप उसको युद्ध नहीं, आप उसको क्रांति बोलिएगा। जो देश में क्रांति होता है, ठीक है। वहीं युद्ध का बात कीजिएगा तो युद्ध में क्या होता है, जो एक देश दूसरे देश से क्या करता है, वह युद्ध करता है, इसे ही क्या बोलेंगे, तो युद्ध बोलेंगे। क्रांति जो राजा के साथ किया जाता है अभी उसी देश में। ठीक है, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं कि क्रांति के बारे में आप समझ गए और युद्ध के बारे में समझ गए। आगे का क्या कहता है, समझिए क्रांति का कारण। क्रांति का कारण क्या था, उससे पहले हम लोग थोड़ा राजा के बारे में देख लेते हैं। कि आप जानिए जब क्रांति हुआ, अब राजा के नाम ही आपको पते न रहेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्रांति के बारे में देख लेते हैं।
देखिए, पहला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का बात किया है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस कर रहा था वो कौन था बुआ? तो लुई सोलहमा था। कौन था? लुई सोलहमा। इसका शासनकाल का बात किया तो ये गद्दी पे बैठा 1774 ईस्वी में। कब बैठा था? 1774 ईस्वी में। कहाँ? तो गद्दी पे बैठा। दूसरा, 1792 में देखिएगा तो 1793 में इसको गिलाटिन पर चढ़ा देते हैं, यानी इसको मृत्यु दे दिया गया था, मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो इसका शासनकाल 1774 से 1792 तक रहा, है ना। कहता क्या है, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति यानी विश्व क्रांति का एक महत्वपूर्ण घटना है। जो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ तो विश्व इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना को बताता है, जो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य करता है। दूसरा बात कीजिएगा, जो इस क्रांति ने न केवल फ्रांस की राजनीति व्यवस्था को बदला बल्कि पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को क्या किया? फैलाया। ये क्रांति केवल और केवल ये, इसका मतलब ये नहीं क्रांति किया और राजा को हटा दिया। राजा को हटाने के बावजूद, मतलब राजा को हटा दिया, उसके बाद क्या हुआ तो पूरे विश्व में इन्होंने बताया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या होता है उसको ये फैलाने का कार्य किए, है ना। सभी को सम्मान देना, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब आज़ाद करा देना, सम्मान देना, यानी सभी को एक समान कानून, है ना। ये नहीं कि उच्च वर्ग है तो उसको अलग कानून, निम्न वर्ग है तो अलग कानून, ये नहीं, सभी को समान अधिकार दिए गए, है ना। उसके बाद क्या करा है, यह क्रांति 14 जुलाई 1789, यह क्रांति 14 जुलाई 1789 से शुरू हुई और धीरे धीरे फ्रांस की निरंकुश राजशाही का अंत। निरंकुश राजशाही मतलब जो लुई सोलहमा था वो निरंकुश शासक था, है। निरंकुश मतलब जो बिना अंकुश के हो, का कोई अधिकार उस पर नहीं चलता, जे मन के वो पारित कर दिया, है ना। तो वो तो निरंकुश राजशाही का अंत कर गणतांत्रिक व्यवस्था का स्थापित किया, यानी गणतंत्र व्यवस्था का क्या किया बुआ? गणतांत्रिक व्यवस्था का स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बुआ, ये प्रमुख विशेषता में यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर क्या है बुआ? आधारित है, जो 1789 क्रांति है। निरंकुश राजशाही का इस क्रांति में क्या हुआ था बुआ? तो अंत हुआ था, जो कि लुई सोलहमा का अंत हुआ। मानव के अधिकारों की घोषणा हुई थी, है ना, ये हो गया था। सामंतवाद और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इस क्रांति में, और गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति में विश्व के लोकतंत्र के विकास का मार्ग को क्या किया? प्रशस्त किया, यानी फैलाने का कार्य किया, है ना। क्रांति का मेन अगर आप जानिए वो क्रांति का कारण का, तो देखिए क्रांति का कारण क्या क्या था, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्रांति के कारण को। देखिए क्रांति के कारण को थोड़ा देखते हैं। क्रांति के कारण का बात की जाएगा बहुत कारण, जो 1789 में क्रांति है उसका कारण क्या था? तो कारण का बात की जाए सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब जो समाज में जो वर्ग थे उसमें असमानता थी। क्या थी? असमानता। यानी जो आप देखिए समाज को तीन भागों में बांटने का कार्य किया था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। तो मान लीजिए पादरी और जो कुलीन थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और निम्न वर्ग को टैक्स देना पड़ता था, तो क्या ये समानता हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये असमानता के कारणों को बताता है। दूसरा, जनता में बढ़ता असंतोष। असंतोष जो आप देखिएगा, टैक्स दिया जा रहा था, है ना। आप आयात निर्यात कर रहे हैं उसका भी आप टैक्स लीजिएगा, है ना, जो उस रास्ते से आयात निर्यात कर रहे हैं। ये सबसे असंतोष की भावना जगी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का इस पर क्या था? बहुत तो प्रभाव था। उसके बाद आर्थिक संकट भी आए, यानी भुखमरी, ये सब की आर्थिक संकट भी आए। राजनीतिक निरंकुशता, राजा क्या था? राजनीतिक निरंकुशता ही था। और विचार का क्या था? वह तो प्रभाव, यानी प्रबंधन विचारों का क्या था? वह यहाँ प्रभाव था, है ना। तो ये सब कुछ कारण थे। और भी कारण थे, जो सैनिक की नियुक्ति उक्ति होती थी वो असमानता रूप से होती थी, वहाँ खराब भोजन की व्यवस्था थी। और सबसे बड़ा कारण और देखिएगा इसमें, तो मेरी अंतोनियत का भी इसमें प्रभाव था, जो कि मेरी अंतोनियत ये लुई सोलहमा की पत्नी थी, है ना। तो इसका भी इस क्रांति में बहुत सारा कारण बना है, जो यह क्रांति को जन्म दिया, है ना। तो देखिएगा जो एक क्रांति, तो ये क्रांति का कारण तो बनता ही बनता है, लेकिन दूसरा कारण आप देखिएगा तो मेरी अंतोन्नत का भी प्रभाव इस पर बनता है। तो ये भी दूसरा कारण आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है जरा देखिए। उसके बाद एक और बताता है, एक और क्या बताता है बुआ?
पास्तिल पर हमला। पास्तिल का एक किला था बुआ, पास्तिल का किला था। पास्तिल के किला पर क्या हुआ तो हमला। तो हमला कब हुआ तो 14 जुलाई 1789 को हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को हुआ। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर क्या हुआ? हमला हुआ। और इस घटना को क्रांति की शुरुआत माना जाता है। कहाँ? तो बास्तिल घटना को। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बास्तिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को, है ना। उसके बाद क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। जो यह क्रांति जनता के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध थी। तो बिल्कुल जनता के यहाँ शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसके इसलिए क्रांति हुआ, है ना। वहीं इसने विश्व में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव रखी। यानी लोकतंत्र और मानव के अधिकार, कौन कौन अधिकार है, उसकी नींव रखने का कार्य किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्शों को ये क्रांति ने जन्म दिया। उसके बाद इसने फ्रांस में गणतंत्र की क्या की तो स्थापना किया। गणतंत्र रूप से स्थापना, है ना। एक संविधान के रूप में क्या किया जाएगा तो यहाँ शासन किया जाएगा। इसका इन्होंने नींव रखने का ये कार्य किए। क्रांति का और कारण का देखिएगा बुआ, तो क्रांति का कारण बनता है और क्रांति कारण का बात कीजिएगा तो क्रांति के में सामाजिक असमानता, जो कि आप सामाजिक असमानता में क्या देखे, जो समाज 3 वर्गों में बड़ा था। कितने वर्गों में? जो आप ऊपर देखे समाज कितने वर्गों में वो बड़ा था? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में कौन कौन थे? तो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, और तृतीय वर्ग में आप कह सकते हैं जो निम्न वर्ग थे। कौन वर्ग थे? तो निम्न वर्ग थे, ये आप कहिएगा। तो इसमें क्या थी, तो ये पादरी और कुलीन को टैक्स नहीं देना पड़ता था। पादरी पुजारी कैसे टैक्स लेंगे? कुलीन अमीर वर्ग, राजा के करीबी, तो उनसे हम कैसे टैक्स लेंगे? और जो निम्न वर्ग थे उसमें किसान मजदूर ये शामिल थे, उनसे हम टैक्स लेंगे। तो क्या ये समानता हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा कारण देखिए हुआ तो आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में क्या कहता है? फिजूल खर्ची, यानी कौन थी तो उसकी पत्नी फिजूल खर्च थी, मेरी अंतोन्यत। युद्धों में खर्च, करों या करों का बोझ और महंगाई, ये सब इसका आर्थिक संकट था, है ना। तीसरा नंबर बात की जाए राजनीतिक निरंकुशता, यानी राजा लुई 16वां की निरंकुशता राजशाही प्रवृत्ति की थी। यानी जो राजा कहता था निरंकुश शासक था, इस पर कोई अंकुश नहीं था, जो मन किया पारित कर, जनता उसको झेले। 4 में प्रबंधन विचारधारा का क्या हुआ प्रभाव। तो प्रबंधन विचारधारा यानी रूसो, बाल्टियर, ये सब विचारधारा का इस पर क्या था हुआ तो प्रभाव था। उसके बाद कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, यानी अमेरिका स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता थी वही स्वतंत्रता और लोकतंत्र की प्रेरणा। जो अमेरिका स्वतंत्रता हुआ था उससे भी इसको सीख मिला, और लोकतंत्र के प्रति इन्होंने आवाज उठाया और क्रांति की है, ये भी कारण था। क्रांति का प्रमुख कारण की बात कीजिएगा बुआ तो उदारवादी चरण, यानी 1789 से 91 उदारवादी चरण को बताता है, जो कि संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ था बुआ स्थापना उदारवादियों में। वहीं उग्रवादियों यानी चरण 1792 से 1794 को बताता है, जो कि गणराज्य की स्थापना और आतंक का क्या हुआ शासन। गणराज्य रूप से तो स्थापना हुआ, लेकिन यहाँ आतंक का भी शासन हुआ। निर्देश मंडल चरण जो कि 95 से 99 को बताता है, जो कि 5 निर्देशकों का शासन था इसमें 95 से और 99 में, है ना। वहीं नेपोलियन का क्या हुआ उदय, जो कब हुआ था 1799 में, यानी नेपोलियन सत्ता में क्या हुआ आया। ठीक है, तो ये सब घटना के बारे में हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ कारण और है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यही जो आप मैप देख रहे हैं वो ये मानचित्र आपका फ्रांस का होगा, है ना, जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आपको आएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है वह जे कारण और प्रभाव। जो जनता में असंतोष का कारण क्या था, जो राजनीतिक असमानता, आर्थिक संकट, राजनीतिक निरंकुशता, प्रबंधन, तो ये सब का जनता में क्या हुआ असंतोष हुआ। तो उन्होंने क्या किया क्रांति किया। क्रांति कब किया तो 1789 में किया, है ना। तो क्रांति में क्या हुआ जे राजा का क्या हुआ निरंकुश राजा का क्या हुआ बुआ अंत हो गया। बासिल के किला का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ।
इसका क्या हुआ, अंत हो गया। वहीं मानव अधिकारों की स्थापना हो गई, गणतंत्र की क्या हो गई बुआ, स्थापना हो गई, और लोकतंत्र के विकास का क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। वही प्रभाव का बात कीजिएगा, इसमें प्रभाव का भी बात किया तो इसमें प्रभाव इसकी पत्नी मेरी अंतोनेट का भी था। मेरी अंतोनेट यानी आप जानिएगा इसका प्रभाव में जो निरंकुश शासन, यही मेरी अंतोनेट है, वही राजा की पत्नी। तो बात की जाए निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, समांती प्रथा और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी समांती प्रथा का मतलब समांत जो किसानों से टैक्स वसूलने का कार्य करते थे वो समांत कराते हैं, क्या कराते हैं बुआ, तो समांत कहलाते हैं, तो वो भी अंत हो गया। वहीं मानव और नागरिक अधिकारों की स्थापना हुई, वहीं गणतंत्र की स्थापना हुई, और अगला बात कीजिएगा तो विश्व में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार का क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो ये चीज आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है, क्रांति के कुछ कारण में, और क्रांति के बाद क्या हुआ इसको ये बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जो 1789 में जो क्रांति हुआ फ्रांस में, 1789 में जो क्रांति हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस की क्रांति मानव इतिहास की एक महान घटना है, और इसने शोषण, अत्याचार और असमानता के विरुद्ध जनता की शक्ति को प्रशस्त किया, और लोकतंत्र में देखिएगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श की क्या किया था, तो स्थापना किया। ये लोकतंत्र में तो यही होता है, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, बंधुत्व होती है ना। तो इसका क्या किया, प्रशस्त करने का ये कार्य किया, ये क्रांति, जो कि फ्रांस का क्रांति कहलाया। अगला बात आप लोग कीजिएगा बुआ, तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो क्या क्या हमने अभी देखा। तो प्रमुख घटना के बारे में, कुछ टाइमलाइन के बारे में हम लोग याद कर लेते हैं, जो इस टाइमलाइन से आपके ऑब्जेक्टिव थोड़ा बनेंगे, यानी आएंगे। पहला, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक हुई, जो कि स्टेट जनरल की बैठक आप देखिएगा तो 175 वर्ष से नहीं हो रही थी, यानी 1614 में इसका क्या हुआ था बुआ, बैठक हुआ था, उसके बाद इसे क्या हो रही थी, नहीं हो रही थी, है ना। ये चीज आपको याद रखने हैं। वही बात कीजिएगा बुआ, जे इसका दूसरा, तो ये तो हो गया, स्टेट जनरल की बैठक हो गया। दूसरा, 17 जून 1789 यानी तृतीय वर्ग ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा क्या कर लिया, घोषित कर लिया। वो कब, 17 जून 1789 को घोषित कर लिया। जो तृतीय वर्ग, जो निम्न वर्ग होते हैं, जो किसान मजदूर जिसमें शामिल होते हैं। वही 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में क्या लिया, तो इन्होंने शपथ लिया। कब, तो 20 जून यानी 3 दिन बाद। वहीं 14 जुलाई 1789 को बासिल के किला का क्या हुआ पतन हुआ, यानी जनता ने वहां क्या बोला, थावा बोला। और 4 अगस्त 1789 को समंती विशेषाधिकार को क्या किया हुआ, तो समाप्त कर दिया। और 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों ने क्या किया, तो घोषणा की। इसका मानव के नागरिक अधिकारों की घोषणा की। 1791 में क्या हुआ, तो संविधान लागू हुआ। कहाँ, तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र किया हुआ था, वो स्थापना, यानी संविधान के थ्रू शासन चलाया जाएगा। वहीं 10 अगस्त 1792 में राजशाही का हुआ क्या हुआ, तो अंत हुआ, और गणराज्य की क्या हुई, तो घोषणा हुई। वहीं 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहमा को क्या किया गया, तो फांसी दे दिया, यानी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है उस टाइमलाइन के बारे में। उसके बाद क्या करना है, महत्वपूर्ण घटना के बारे में। जो 14 जुलाई को क्या हुआ, तो बासिल पर हमला हुआ। 26 अगस्त 1789 को क्या हुआ था, अधिकार की घोषणा हो गया। 10 अगस्त 1992 में क्या हुआ था, गणराज्य की घोषणा हो गया। और 21 जनवरी 1993 में क्या हुआ, तो लुई सोलहमा को क्या कर दिया गया, हुआ तो फांसी दे दिया गया। क्या दे देगा, फांसी। ये कुछ टाइमलाइन को आपको याद रखने हैं, जो कि फ्रांस के क्रांति को बताता है बुआ। तो आपको इस क्रांति के बारे में जाने होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है बुआ, पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। आपको अभी देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ बुआ, तो 1789 में हुआ। ये फ्रांस का क्या क्रांति तब हुआ, तो फ्रांस का ये प्रथम क्रांति था, यानी फ्रांस का फर्स्ट क्रांति था। ये हम लोग ने देखा। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, उसके साथ जब MCQ होंगे पूरा एक साथ, तब वहाँ आप लोग देखेंगे।
उसके बाद कहता है फ्रांस का राजा फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन था, यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो आपको याद क्या रखने हैं, जो आपने पढ़ा है 1789 में क्रांति हुआ, 1789 में वहाँ राजा कौन था, तो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। ये चीज़ आपको याद रखने हैं। तो यहाँ कौन हो जाएंगे बुआ, तो लुई 16वां हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए कहता क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। तो प्रमुख नारा यही था, जो क्या हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व हो, इसके बारे में बताता है। तो प्रमुख नारा यही लोकतंत्र का ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन के बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं किए हैं, अगला टॉपिक में हम वो अब देखेंगे। तो इस नेपोलियन का उदय, उसके बाद कहता है एक चीज आपको बताया है, जो यूरोप में कितने महाद्वीप नहीं बल्कि कितने देश हैं। तो आप जानते हैं जो यूरोप में, अभी आपको पता है कितने देश होंगे बुआ, तो 44 देश हो जाएंगे आपके यूरोप में। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा कहता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। तो आपको याद रखना है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हो जाएंगे बुआ, तो 7 महाद्वीप हो जाएंगे, यानी 7 महाद्वीप हो जाएंगे। अपना भारत किस महाद्वीप में होगा, जो अपना भारत है वह किस महाद्वीप में होगा। तो आपको याद रखने हैं एशिया महाद्वीप में। कहाँ कौन में होंगे बुआ, तो एशिया में होंगे। ये चीज आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य क्या कारण था। तो मुख्य कारण आपको क्या बताने हैं, धार्मिक विवाद या सामाजिक असमानता, यानी खेल प्रतियोगिता या मौसम परिवर्तन। आपको याद क्या रखना है, सामाजिक असमानता, क्योंकि वहाँ समाज में असमानता थी। जो आप वर्ग के बारे में देखिए, किसके बारे में, वर्ग के बारे में। और वर्ग कितने भागों में बटे थे, तो 3 भाग, 3 भाग। और 3 भाग कौन कौन थे तो बुआ, तो आपको याद रखने हैं, पादरी थे, कुलीन थे, और उसके बाद कौन थे, निम्न वर्ग थे। तो अब बताइए ये दोनों टैक्स देते थे, टैक्स इन लोगों को नहीं देना है और टैक्स इनको देना है। तो क्या ये समानता हुआ, समानता नहीं हुआ, है ना। ये क्या हुआ, असमानता को बताता है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति में किस वर्ग को सबसे अधिक कर देना पड़ता था। तो आप जानते हैं, एक पादरी को नहीं, नहीं रहा तो देगा, ये नहीं देगा, कुलीन नहीं, तो कौन होगा बुआ, तो तृतीय वर्ग। ये बताता है तृतीय वर्ग को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि निम्न वर्ग को बताता है। और निम्न वर्ग में कौन थे बुआ, तो किसान मजदूर लोग क्या थे बुआ, तो शामिल थे। ये चीज आपको याद रखना है। नेपोलियन के बारे में पढ़े नहीं। फ्रांस की क्रांति किस देश में, फ्रांस की क्रांति किस देश में शुरुआत है, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। उसके बाद क्या कहता है देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसकी शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो आपको याद रखने हैं, जो बासले किला का आक्रमण, या युद्धों की घोषणा, या राजा की राज्य अभिषेक, या संसद की स्थापना। तो कहता है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। आपको याद क्या रखने हुआ, जो राजा का अभिषेक हुआ, उसके बाद इसने क्या किया, तो शासन किया, है ना। तो ये भी नहीं माना जाएगा। आपको इसमें याद रखना है बासिल के किला का पतन के बारे में। जब बासिल पर हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो क्रांति जोर शोर से होने लगी। उसके बाद क्या करें, बासिल किले पर आक्रमण कब हुआ। तो बासिल के किला पर आक्रमण कब हुआ, तब हुआ तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ये चीज आपको याद रखने हैं बासिल के किला का पतन के बारे में। उसके बाद क्या कहता है, जो फ्रांस की क्रांति में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो आपको याद रखना है, समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था बुआ, 3 वर्ग। और उस 3 वर्ग में कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है, पादरी थे, पीछे ही बताएं अभी, पादरी वर्ग। दूसरा कौन थे बुआ, तो कुलीन वर्ग। और तीसरा कौन थे बुआ, तो निम्न वर्ग। ये 3 वर्ग थे आपको फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, टॉपिक 1789 का। तो आप लोग देखने के बाद अपना लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत होता है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, ये आपको 1789 का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और इसमें थोड़ा ही प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिए, है ना।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।